मैं रमेश वर्मा बड़ा गांव BMV बड़ा गांव विद्यालय से 2022 के जीव विज्ञान के प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आप सभी बच्चों को मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर बच्चों से पूछता है, तो जीव विज्ञान के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जहां से एग्जामिनर पूछना शुरू करता है, वैसे क्वेश्चन मैं आज बताने जा रहा हूं, जो आप लोग तैयार करके प्रैक्टिकल की परीक्षा में जाएं और सही सही उत्तर दें, जिससे कि प्रैक्टिकल में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन जीव विज्ञान में शुरू कर रहा हूं। तो ये शुरू होता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान, पहला क्वेश्चन रहेगा जीव विज्ञान किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यह विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। यहीं से शुरुआत होती है जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन होगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका किसे कहते हैं? दूसरा है कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं। ये जो है, ये जीव विज्ञान के विषय में हो गया, और ये कोशिका यहां से जीवों के विषय में शुरुआत होता है। कोशिका किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका, इसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका संरचनात्मक व
क्रियात्मक जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। ये सेल मतलब कोशिका किसे कहेंगे, तो कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। ये बात समझ में आ रही है? ये जीव की सबसे छोटी इकाई है जो जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, जिसके सहारे जीव की जैविक क्रियाएं चलती हैं। इसे भी नोट कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हो गया? जी सर। अब ये तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका सामान्यतः दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका सामान्यतः दो प्रकार की होती है। हमको आंसर इतना ही देना है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, लेकिन इसी में आगे क्वेश्चन यदि कर दे एग्जामिनर कि कौन कौन से, तो इसमें पहला होता है, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। इसे भी नोट कर लें। हो गया? यस सर। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, DNA तथा RNA का पूरा नाम बताइए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई?
DNA तथा RNA का पूरा नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और फिर क्या कर रहा है RNA, तो RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब एसिड का मतलब होता है अम्ल, अम्ल लिखा गया वहां पर एसिड लिखा गया है। तो RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये भी क्वेश्चन पूरा हो गया। DNA का पूरा नाम और RN का पूरा नाम, इसको भी नोट कर लें। हो गया? जी सर। ये 5वां क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ATP तथा ADP का पूरा नाम बताओ। ये क्वेश्चन नंबर है 5वां, ATP तथा ADP का पूरा नाम बताओ। इसका उत्तर होगा ATP का पूरा नाम एडिनो सीन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट है। और एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट होता है। ये हो गया एटीपी और एडीपी का पूरा नाम। ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि कहां बनता है एटीपी और एटीपी
ADP। ये कहाँ बनता है, क्या है? तो यह शरीर में बनने वाले ऊर्जा है। बनता कहाँ है? तो ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत गृह भी कहते हैं। शरीर में यदि विद्युत गृह कहीं है तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर ये ऊर्जा बनती है ATP। तो ये दोनों प्रकार की ऊर्जा ATP और ADP माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। इसके विषय में विस्तार में यदि पढ़ना होगा तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को एग्जामिनर के द्वारा, उस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इसे भी नोट कर लें। ये हो गया। यस सर। अब इसके बाद क्वेश्चन होगा कि पाचन क्या है? पाचन, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। पाचन क्या है या पाचन किसे कहते हैं? पाचन क्या है या पाचन किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा भोजन करने के बाद जो हमारे शरीर में कार्बनिक जटिल पदार्थ पहुंचते हैं, वह सरलतम छोटे छोटे अणुओं में जो बदल जाते हैं, उसे ही हम पाचन क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? जटिल कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। इसमें और भी आगे बढ़ सकते हैं हम कि पाचन के बाद जो पोषक तत्व निकलते हैं, जिसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब कि इसमें से पोषक तत्व को अवशोषित करके रक्त में स्वांगीकरण मिला दिया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? पाचन। तो इसे भी नोट कर लें। हो गया? यस सर। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। लार में कौन
सा विटामिन, गलत, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोगों के जीभ के ऊपर से लार जो टपकता है, इसमें लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा लार में टाइलिन। कौन सा एंजाइम भाई? टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये आगे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये जो एंजाइम है ये बाद में चल करके क्या करता है? तो ये जटिल खाद्य पदार्थों को सरलतम अणुओं में तोड़ने का काम करता है और ये बाद में टाइलिन जाकर के माल्टोस में बदल जाता है। स्टार्च को ये जो है सरलतम अणुओं में बदलता है। तो इसे भी नोट कर लें। ये हो गया। आगे है 8 नंबर, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, माने मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा मानव में 23 जोड़ी, कोष्ठ में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। संख्या पूछ देगा तो 46। यदि ये भी पूछ सकता है कि 23 जोड़ी गुणसूत्र में ये पुरुष और स्त्री दोनों मिलाकर के होता है, किसी एक में होता है? तो दोनों में मिलाकर के होता है 23 गुणसूत्र स्त्री का और 23 गुणसूत्र पुरुष का होता है। इस प्रकार से मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 46। इसे भी नोट कर लें। हो गया।
अब 9वां नंबर क्वेश्चन, मानव में पाचन नली की लंबाई कितनी फीट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में पाचन नली की लंबाई कितनी फीट होती है? मानव में पाचन नली की लंबाई कितनी फीट होती है? तो पाचन नली का मतलब हम जहां से यहां से भोजन करते हैं, जो नली होती है यहां से ग्रास नली, यहां से लेकर के और गुद्दे तक, ये पाचन नली की लंबाई होती है। तो पाचन नली की लंबाई 32 फीट होती है। पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन नली की लंबाई 32 फीट होती है। पाचन नली की लंबाई 32 फीट होती है। और जो ये पाचन नली यहां से लेकर ग्रास नली से लेकर के और जो गुद्दे तक होती है, इसमें सबसे बड़ी नली जो है छोटी आंत की होती है, जिसकी लंबाई 7 मीटर होती है। यह भी याद करने लायक बात है। जो पाचन नली की लंबाई 32 फीट होती है, 32 फीट में जो छोटी आंत होती है उसकी केवल लंबाई 7 मीटर होती है, लगभग 22 फीट के करीब। तो इसे भी नोट कर लें, पाचन नली की लंबाई 32 फीट होती है। हो गया? जी सर। ये 10 नंबर क्वेश्चन होगा जितना हम लोग पढ़े हैं। ये भोजन करने के बाद या हमारे शरीर के अंदर जितने भी खाद्य पदार्थ के तत्व जाते हैं, सबको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, उत्सर्जन किसे कहते हैं या उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरह के कई इससे मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं। उत्सर्जन क्या है, वाष्पन क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, लेकिन सबका परिभाषा अलग अलग है। वाष्पोत्सर्जन का परिभाषा अलग है, इसी से मिलता जुलता है, और वाष्पन उसका भी परिभाषा अलग होता है। लेकिन हम यहाँ पर उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन होता क्या है कि हम लोग जो भी चीज खाद्य पदार्थ अपने अंदर ले जाते हैं या और भी कोई भी पदार्थ अंदर ले जाते हैं या गैस ले जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, उसको हम अंदर ले जाते हैं, फिर उसको निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो उत्सर्जन हम किसे कहेंगे? तो शरीर के द्वारा, जीवों के शरीर के द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शरीर
में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने को उत्सर्जन कहते हैं। ये शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे बनते हैं उसको बाहर यदि हम निकालते हैं तो उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, जैसे में है हम गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, पेशाब के रूप में हम यूरिया और अन्य पदार्थों को निकालते हैं, मल मूत्र को निकालते हैं, पसीना हम अपने शरीरों से निकालते हैं। तो ये सारे चीज जो है वर्ज्य पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर है, इसको बाहर निकालते हैं हम किसी भी अंगों द्वारा, उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन। अब कभी कभी आ जाता है, कोई पूछ देगा कि उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, तो जिन अंगों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है उन्हीं अंगों को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गुर्दे के द्वारा मल मूत्र निकलता है, त्वचा के द्वारा पसीना निकलता है, ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग है। अब उसमें कभी कभी यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या है या उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर निकलता है वही उत्सर्जी पदार्थ होता है। जैसे पसीना हो गया, मल मूत्र हो गया, पेशाब हो गया, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और उत्सर्जी अंग जिन अंगों द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, और उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी सर। अब इसके बाद हम थोड़ा सा जीव विज्ञान के जो दो शाखा है, जंतु विज्ञान और वनस्पति, थोड़ा सा वनस्पति में भी हम जाना चाहते हैं। 2-3 क्वेश्चन इसे नोट कर लें। हो गया है सर। अगला है क्वेश्चन 11 नंबर, पुष्प चक्र क्या होता है। पुष्प चक्र कितने होते हैं। पुष्पों के जो चक्र हैं वो कितने होते हैं, पुष्प चक्र कितने होते हैं। तो इसके लिए मैं एक पुष्प का फिगर बना दे रहा हूं और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि पुष्प चक्र क्या होता है। जैसे हम सरसों का पुष्प बना रहे हैं, यह है जो पुष्प है, ये सरसों का पुष्प है, सरसों
का पुष्प। ये पूछ रहा है कि पुष्प चक्र कितने होते हैं या पुष्प चक्र क्या है। तो इसमें पुष्प चक्र में सबसे पहले होता है ये बाह्य दल। ये क्या है? बाह्य दल, बाह्य दल। और इसके बाद से ये होता है, इसको हम कहते हैं दल या पंखुड़िया। पंखुड़िया। और उसके बाद से ये होता है, इसको हम कहते हैं पुमांग। पुंकेसर। और इसके बाद से जो बीच में ये आकार है सुराही की तरह की, इसको कहते हैं जयांग। यही 4 चक्र होता है, बाह्य दल, दल, पुमांग और जयांग। ये पुष्प चक्र कितने होते हैं? तो पुष्प चक्र 4 होते हैं। पुष्प चक्र, इसका आंसर पुष्प चक्र 4 होते हैं। पहला नंबर क्या है? बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा पुमांग और चौथा जयांग। इसमें लिखते रहे, पहला नंबर बाह्य दल और दूसरा नंबर हो जाएगा दल, तीसरा नंबर हो जाएगा पुमांग और चौथा नंबर हो जाएगा जयांग। ये जो है 4 उसके चक्र है, ये पुष्प का है, इसे भी नोट कर लें। ये हो गया? यस सर। जल्दी करिए, जल्दी। हो गया है सर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है या किसे कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन सेम है। प्रकाश संश्लेषण क्या है या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए। तो इसमें क्या होता है, इस जितने प्रकार के हरे पेड़ पौधे हैं, जितने प्रकार के हरे पेड़ पौधे हैं, सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इसका परिभाषा हरे पेड़ पौधे भूमि से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के
प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। यह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं? तो हरे पेड़ पौधे भूमि से जल, वायु मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गई तो इसमें भी जैसे जीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, उस समय भी हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बता रहे थे, तो यहां पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों में। इसे नोट करें जल्दी। हो गया? जी सर। बहुत समय लग रहा है भाई। हो गया है। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम 13 नंबर होगा। जी सर। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? जैसे आया था कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो इसमें आ रहा है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, या उस वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है, या वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। ये सभी बातें एक है। इसका आंसर होगा हरे पेड़ पौधे भूमि से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं, जिसका कुछ भाग
में लाते हैं तथा शेष जल वाष्प के रूप में छोड़ देते हैं इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। क्या हुआ? हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो भूमि से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं, जिसका कुछ ही भाग अपने कामों में लाते हैं और शेष भाग वाष्प के रूप में छोड़ देते हैं। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। ठीक, इसे भी नोट कर लें। हो गया? जी सर। तो मैं आज इतना ही बता रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी पढ़ करके और इसे जानकारी प्राप्त करें। फिर जीव विज्ञान का ही अगला क्वेश्चन कल शेयर करूंगा और इसे तैयार करेंगे। इसे और बच्चों के लिए शेयर करें, जिससे आगे वाला बच्चा भी इस बात को जान सके। और जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है उसी तरह से मैं बताया हूं। इसका विस्तार बहुत है, लेकिन जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का आंसर उतना ही देना पड़ता है। तो एग्जामिनर के सामने हम जितना वो पूछेगा उतना ही हम बोलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और भी वो दे सकता है प्रकाश संश्लेषण में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कितने कच्चे पदार्थों का उपयोग करते हैं या किन किन कच्चे पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो उसके परिभाषा में ही समाहित है सारी चीजें। मैं बता चुका हूं, भूमि से जल तो पहला पदार्थ हो गया जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया सूर्य का प्रकाश और चौथा हो गया क्लोरोफिल। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के समय 4 कच्चे पदार्थों का प्रयोग हरे पेड़ पौधे करते हैं। जल, वायु, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। DMV बाड़ा।